Jai Hind, good morning everyone, and welcome back to your YouTube channel. Today, I welcome you in the online educational platform organized by Devasya International School. So, students, this video is for standard 10th because today we are going to start something very much important from the part of geography. The chapter which we are taking today is chapter number 8. This is very much important chapter from the point of view of your board exams. I'm your educator Gaurav Adhanik. Let's begin the part 1. So students, आप सभी को पता है कि ये जो चैप्टर जितना आसान दिखाई देता है इतना आसान है नहीं. क्यों? क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो इस चैप्टर में हमें बहुत डीप में समझनी है. ठीक है, जैसा कि इस चैप्टर का नाम है नेचुरल रिसोर्सेस यानी प्राकृतिक संसाधन. सबसे पहले हम इसका मतलब समझ लेते हैं कि प्राकृतिक संसाधन होते क्या हैं या फिर नेचुरल रिसोर्सेस से हम क्या समझते हैं. बच्चों, नेचुरल यानी प्राकृतिक, एनीथिंग विच एग्जिस्ट इन नेचर, यानी हर वो चीज़ जो कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमें नेचर से प्राप्त हुई है, हम उस चीज़ को नेचुरल कहते हैं. तो फिर अब मतलब क्या है रिसोर्सेस का. देखिए, रिसोर्स को हिंदी में कहते हैं संसाधन. ऐसी चीज़ जो कहीं ना कहीं इंसान की नीड्स यानी ज़रूरतों को सेटिस्फाई मीन्स संतुष्ट करने में पार्शियली या कम्प्लीटली, यानी चाहे तो वो थोड़े समय के लिए हो या फिर लंबे समय के लिए हो, उसे संतुष्ट करने में, अगर ये नीड्स को पूरा करने में जो चीज़ें काम में आती है उसे हम रिसोर्स कहते हैं. थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, पर आसान शब्दों में कहें तो रिसोर्सेस मतलब वो नेचुरल चीज़ें जो कहीं ना कहीं इंसान के काम आती है, इंसान के उपयोग में आती है, जिससे वो रिसोर्सेस से इंसान अपनी डेवलपमेंट कर सकता है. सो ह्यूमन नीड्स कैन बी सेटिस्फाइड पार्शियली एंड कम्प्लीटली थ्रू दिस रिसोर्सेस. समझ गए आप लोग? देयर आर थाउजेंड्स ऑफ एलिमेंट्स इन नेचर, यानी नेचर के अंदर ऐसे बहुत सारे रिसोर्सेस हैं जिनके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जिनके बारे में आज तक लोग जानते नहीं. बट वी कैन नॉट कॉल ऑल ऑफ देम रिसोर्सेस, पर हम उन सभी को रिसोर्सेस नहीं कह सकते. क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि रिसोर्सेस की जो सबसे पहली डिफ़ाइन होती है उसमें यही चीज़ आती है कि ये ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करनी चाहिए, यानी जो चीज़ इंसान के काम में आएगी, जो नेचर से मिलेगी, वही चीज़ रिसोर्स है. यानी जो इंसान के काम का नहीं, वो चीज़ें आप रिसोर्सेस में नहीं गिन सकते. सो इन अदर वर्ड्स, द थिंग्स ऑन विच द मैन डिपेंडेंट, यानी वो चीज़ें जिस पे मानव निर्भर होता है, डिपेंडेंट होता है, हम उसे रिसोर्सेस कह सकते हैं. दिस इज़ पॉइंट 1. ह्यूमन नीड्स कैन बी फुलफिल्ड बाय देम, यानी इन्हीं रिसोर्सेस का इस्तेमाल करके मानव अपनी ज़रूरतें, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है. ठीक है, सो ह्यूमन नीड्स कैन बी फुलफिल्ड बाय दिस रिसोर्सेस. देन सी पॉइंट शोज यू मैन हैज़ अ फिजिकल इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी टू यूटिलाइज देम. इट कैन बी कॉल्ड एज रिसोर्सेस, यानी कहीं ना कहीं जो भी रिसोर्सेस आज हम यूज़ कर रहे हैं उसका एक फिजिकल एग्जिस्टेंस होना चाहिए, और इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी यानी हम उसे बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर पाएँ, उसके बारे में जान पाएँ, और वो चीज़ अच्छी तरीके से इस्तेमाल में लाई जा सके, तभी वो रिसोर्सेस कहलाएगी. सो स्टूडेंट्स, रिसोर्सेस एक बहुत ही वाइड कॉन्सेप्ट है, लेकिन एग्ज़ाम में आपको ये जो पहले 4 पॉइंट दिखाई दे रहे हैं वो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, और इन्हीं 4 पॉइंट्स को आप एज अ डेफिनेशन ऑफ रिसोर्सेस यूज़ कर सकते हैं. सो पॉइंट 5 शोज़ यू इन दिस वे एनीथिंग विच इज़ यूज्ड टू फुलफिल ह्यूमन नीड्स, यानी कोई भी चीज़ जो नेचर से मिले और जो ह्यूमन नीड्स को फुलफ़िल करे, यानी इंसान की ज़रूरतों की पूर्ति करे, वो चीज़ रिसोर्स बन जाती है. ठीक है, संसाधन बन जाती है. अब हम बात कर रहे हैं उस समय की, एंशिएंट टाइम की, जब मैन डिड नॉट नो अबाउट दिस मिनरल बरीड विद इन द लैंड. इंसान को इसके बारे में पता नहीं था कि ज़मीन के नीचे भी उसे मिनरल्स मिल सकते हैं. ठीक है, सो दोज वेर नॉट द रिसोर्सेज एट दैट टाइम. उस समय इन सब चीज़ों को रिसोर्सेस नहीं समझा जाता था. बच्चों, समझ रहे हैं आप क्यों नहीं समझा जाता था? क्योंकि इंसान उसके बारे में जानता ही नहीं था. एंशिएंट टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, यानी पुरातत्व समय की, ऐसे समय की जब इंसान सबसे ज़्यादा अपनी बेसिक नीड्स पर ही निर्भर था, यानी फूड, शेल्टर और क्लोथिंग. उसके अलावा जो चीज़ें उसे पता नहीं थी वो सारी चीज़ें
वो नहीं जानता था और ऐसे मिनरल्स की पहचान ऐसे समय में नहीं हो पाई थी. Point 7 shows you, but today those are extremely useful due to the utility and developed techniques of mining. पर आज सभी को पता है कि जो माइनिंग प्रोसेस है, यानी ज़मीन के अंदर से जो मिनरल्स आज हम निकाल रहे हैं टेक्नोलॉजी की मदद से, आधुनिक समय की मदद से, आज हम उन सारी चीज़ों के बारे में, एलिमेंट्स के बारे में जानते हैं, उन रिसोर्सेज के बारे में जानते हैं जो कहीं ना कहीं इंसान के लिए बहुत उपयोगी है, यानी इंसान के लिए बहुत यूज़फुल है. समझ रहे हैं आप? तो पॉइंट 6 और 7 आपको बता रहा है कि एंशियंट टाइम में क्या चीज़ें नहीं थी, और पॉइंट 7 बता रहा है कि टेक्नोलॉजी की वजह से कौन कौन सी चीज़ें हमने ढूंढ ली है. पॉइंट 8 shows you the natural resources should have both virtues of utility and capability to work. देखिए बच्चों, ये दो अलग अलग पॉइंट्स हैं, आपको अच्छे से समझना है. वर्च्यूअस ऑफ यूटिलिटी मतलब क्या हुआ कि उस चीज़ की उपयोगिता होनी चाहिए, यूज़फुलनेस होनी चाहिए, और दूसरा कैपेबिलिटी टू वर्क मतलब उस चीज़ का इस्तेमाल हम अपने काम में ले सकें, इतनी उसमें क्षमता होनी चाहिए. ठीक है, यानी सबसे पहली चीज़ हमें उसकी ज़रूरत होनी चाहिए, और दूसरी उसके अंदर भी इतनी क्षमता होनी चाहिए कि वो हमारे उपयोग में लाई जा सके. सपोज फॉर एन एग्जांपल, अगर हम वुड की बात करें यानी लकड़ी की बात करें, तो आज लकड़ी इंसानी जीवन में हर जगह यूज़ होता है. अगर आप अपने घरों में भी देखें तो जो भी फर्नीचर्स हैं वो आपके घरों में लकड़ी के ही बनाए जाते हैं. तो वर्च्यूज़ ऑफ यूटिलिटी क्या हुआ, हमें ज़रूरत थी एक टेबल की, ये हमारी यूटिलिटी है. और कैपेबिलिटी ऑफ वर्क क्या हुआ कि जब हम उस लकड़ी को काट कर टेबल बना देते हैं, यानी उसके अंदर वो क्षमता है कि वो टेबल बन सके. तो बच्चों आपको समझ में आ रहा है वर्च्यूज़ ऑफ यूटिलिटी एंड कैपेबिलिटी ऑफ वर्क में डिफरेंस क्या हुआ. ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं रिसोर्सेज के अलग अलग टाइप्स की. द रिसोर्सेज आर मेड अप ऑफ इंट्रैक्शन ऑफ 3 थिंग्स. नंबर 1 नेचर, नंबर 2 मैन, एंड नंबर 3 कल्चर. यानी रिसोर्सेज में हम अगर कैटेगराइज करना चाहें तो हम नेचर से रिलेटेड रिसोर्सेज, मैन मेड रिसोर्सेज और कल्चरल रिसोर्सेज को डिफ़र कर सकते हैं. हम आगे आने वाली स्लाइड्स में इसके बारे में और बेहतर तरीके से समझेंगे. सबसे पहले यूजेस देख लेते हैं कि इस्तेमाल में कैसे ये रिसोर्सेज हमारे आते हैं. सो रिसोर्सेज आर वेरी मच यूजफुल टू अस इन मेनी वेज. ठीक है, यानी बहुत अलग अलग तरीक़ों से हम रिसोर्सेज को यूटिलाइज, इस्तेमाल में ला सकते हैं. वी लर्न अबाउट दिस रोल ग्रेजुअली एट एवरी स्टेज ऑफ ह्यूमन लाइफ. यानी जैसे जैसे हम इंसानी जीवन में आगे बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे तरक्की करते जाते हैं, टेक्नोलॉजी को एडवांस करते जाते हैं, वैसे वैसे हमें और रिसोर्सेज के बारे में पता चलता जाता है. ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री अल्टीमेटली डिपेंड ऑन नेचुरल रिसोर्सेज. यानी चाहे हम कृषि विभाग की बात करें या फिर हम इंडस्ट्रीज़ की बात करें, फैक्ट्रीज़ की बात करें, इन सभी जगह पर नेचुरल रिसोर्सेज अबैंडेंटली यानी बहुत बड़ी मात्रा में इस्तेमाल में लाए जाते हैं. सो दिस 3 आर द मेन यूजेस ऑफ रिसोर्सेज. आपको याद रखना है बच्चों. ठीक है, यानी पहली कि ये बहुत अलग अलग तरीके से यूज़ होता है. ग्रेजुअली हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे आगे बढ़ते जाते हैं, हमें रिसोर्सेज के बारे में और जानकारी मिलती जाती है, नई रिसोर्सेज हम खोज करते हैं इसकी. और तीसरा कि एग्रीकल्चर से लेकर इंडस्ट्री तक, यानी प्राइमरी सेक्टर से लेकर सेकेंडरी सेक्टर तक आपको नेचुरल रिसोर्सेज हमेशा इस्तेमाल में आएंगे. सो लेट अस नो मोर अबाउट इट. इसके बारे में और जानते हैं. सबसे पहले हम रिसोर्सेज को कैटेगराइज कर रहे हैं कि रिसोर्सेज को हम कैसे कैसे इस्तेमाल में ला सकते हैं. तो सबसे पहले आप देख सकते हो रिसोर्सेज एज अ फूड, यानी वो संसाधन जिन्हें हम खाने में यानी खाद्य पदार्थों में यूज़ कर सकते हैं. सबसे पहले वेरियस फूड रिक्वायरमेंट्स ऑफ मैन आर कंपाइल्ड बाय वेरियस रिसोर्सेज आर यूज्ड एज फूड आइटम्स. आप सभी को पता है बच्चों कि हम फ्रूट्स हमारे डेली मील्स में लेते हैं, लेकिन ये जो फ्रूट्स है एक तरीके का संसाधन ही तो हुआ. कैसे? क्योंकि ये हमारी ज़रूरत है, हमें विटामिन्स की ज़रूरत है और ये हमें नेचर से मिल रहा है. इनमें कैपेबिलिटी है कि ये हमें विटामिन्स दे सके. सो फ्रूट्स आर ग्रोन नेचुरली एज अ रिसोर्स. वेरियस क्रॉप्स, चाहे आप रबी क्रॉप की बात करें, खरीफ क्रॉप्स की बात करें या जायद क्रॉप्स की बात करें, ये सारी की सारी क्रॉप्स आपको नेचुरली मिलती है, तो ये भी आपके लिए रिसोर्सेस हुई. चाहे वो हम बात करें मिल्क और मीट की, जो हमें एनिमल प्रोडक्ट है, जो एनिमल से मिलते हैं, डोमेस्टिक्स एनिमल से, ये सारी चीज़ें भी हमारे लिए एज अ रिसोर्सेस काम में आती है. ठीक है, इसके अलावा फ़िश की हम बात करें जो कि एक्वाटिक एनिमल है, वो भी हमें एज अ रिसोर्स है, क्योंकि भारत के कई हिस्सों में फ़िश एज अ फूड भी ली जाती है. इसके अलावा पॉइंट ई बताता है कि हनी इज़ प्रिपेयर्ड बाय हनी बी, ये भी एक रिसोर्स है.
ठीक है, जो एक हमें वी कैन से दैट कि फ्रॉम एनिमल वी कैन गेट इट, ठीक है, सो इट इज़ यूज एज अ फूड। तो पहला पॉइंट क्लियर है बच्चों आप सभी को कि रिसोर्स एज अ फूड यूज़ होते हैं कहाँ कहाँ, फ्रूट्स में, क्रॉप्स में, मिल्क, मीट में, फिश में, हनी में। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। इसके बाद आता है रिसोर्स एज अ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। बच्चों रॉ मटेरियल मीन्स कि कच्चा माल, किसी भी फाइनल प्रोडक्ट को बनाने के लिए, यानी किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपको रॉ मटेरियल चाहिए, ठीक है। जैसे हमने टेबल की बात की तो टेबल बनाने के लिए रॉ मटेरियल वुड हो जाएगा। उसी तरह आपको अगर कोई आयरन रेक बनवानी है, आयरन वार्डरोब बनाना है, कबोर्ड बनवाना है, तो उसके लिए रॉ मटेरियल क्या हो जाएगा? जी हाँ, आयरन हो जाएगा। उसी तरह रॉ मटेरियल भी जो सोर्स हैं वो रॉ मटेरियल की तरह भी यूज़ होते हैं। कैसे देखते हैं। द बिलो गिवन थिंग्स आर फ्रॉम द रॉ मटेरियल्स ऑफ मैनी इंडस्ट्रीज़, यानी बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो ये रॉ मटेरियल्स को यूज़ करती हैं। जैसे वेरियस गुड्स ऑब्टेन फ्रॉम फॉरेस्ट, ठीक है, और फॉरेस्ट से मिलने वाले गुड्स वो सारे इंडस्ट्री के लिए एज अ रॉ मटेरियल होते हैं। दूसरा एग्रो प्रोडक्ट्स। एग्रो प्रोडक्ट्स मतलब क्या हुआ? एग्रो मीन्स ये एक प्रिसाइज वर्ड है। प्रिसाइज मीन शॉर्ट फॉर्म किस चीज़ का? एग्रीकल्चर का। तो याद रखिएगा एग्रो नाम जब भी आता है आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि एग्रीकल्चर की बात हो रही है। एग्रो प्रोडक्ट्स मतलब क्या है? एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। एग्रीकल्चर यानी कृषि से मिलने वाले प्रोडक्ट, जैसे वुल, ठीक है। उसके बाद हाइट्स एंड मीट्स, ये सब चीज़ें हमें एनिमल से प्राप्त होती है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं मिनरल ओर्स। देखिए बच्चों और क्या होता है? ORE। ओर्स मीन्स द इम्प्योर फॉर्म ऑफ मिनरल। मतलब क्या हुआ कि जब ज़मीन से हम मिनरल्स को निकालते हैं तो वो हमें प्योर फॉर्म में नहीं मिलते। प्योर फॉर्म मतलब कि जैसे हम उसे तुरंत यूटिलाइज़ करें ऐसे फॉर्म में वो हमें मिलते नहीं हैं। हमें उसे प्योरीफाई करना पड़ता है, यानी उसे साफ़ करना पड़ता है, फिर हम उसको इस्तेमाल में लाते हैं, तब जाके वो मिनरल बनते हैं, ठीक है। सो मिनरल और मतलब क्या हुआ? रॉ मिनरल, ठीक है, नेचर से जो डायरेक्टली मिलता है। तो बच्चों हमने 2 पॉइंट डिस्कस किए। पहला रिसोर्सेस एज अ फूड और दूसरा रिसोर्सेस एज अ रॉ मटेरियल। तीसरा अब हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं रिसोर्सेस एज अ एनर्जी। मतलब क्या हुआ कि हम ऐसे रिसोर्सेज की बात करने वाले हैं जो कि हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, यानी क्षमता प्रोवाइड करते हैं, ऊर्जा प्रोवाइड करते हैं। इसमें सबसे पहले नाम आता है कोल। कोल आप सभी ने देखा होगा, ठीक है, कोयला। इसके अलग अलग टाइप्स भी आपने छोटे स्टैंडर्ड्स में पढ़े होंगे, जैसे एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, ठीक है, या पीट कोल। ये सब अलग अलग टाइप्स हैं कोल के, ठीक है, जो एंशिएंट टाइम से यहाँ तक कि आज भी यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि इंजन्स में यूज़ होते हैं, ये एनर्जी फ्यूल्स के लिए यूज़ होते हैं। आजकल जो यूज़ हो रहा है वो है पेट्रोलियम, ठीक है, पेट्रोल एंड देन नेचुरल गैस, जिसे आप बायोगैस भी कह सकते हो। These are used as a fuel in industry as well as domestic fuel, यानी ये इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ होती हैं और एज वेल एज डोमेस्टिक यूज़ में भी, ठीक है, यानी घरों में भी। इसके बाद पॉइंट सेकंड बताता है आपको, बिसाइड दिस एनर्जी कैन बी जनरेटेड थ्रू सोलर इंसुलेशन। आपने देखा होगा ये सोलर पैनल्स, ठीक है, ये पैनल्स आपको घरों के ऊपर, छतों पर लगे हुए दिखाई देंगे या फिर कहीं बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के ऊपर, जहाँ से ये सोलर रेडिएशंस को कैच करके उससे अपनी एनर्जी बनाते हैं। यानी वी कैन से दैट विद द हेल्प ऑफ द सोलर रेज वी कैन मेक द इलेक्ट्रिसिटी। इसे आप सोलर इंसुलेशन कहेंगे। उसी के साथ साथ विंड एनर्जी, ठीक है, आपने विंड मिल्स देखे होंगे, ठीक है, और ये जो विंड मिल्स होते हैं इनके थ्रू भी हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। सी वेव्स, टाइड वेव्स, यानी समुद्री जो लहरें होती हैं, जो टाइड्स होती हैं, हाई टाइड और लो टाइड, ठीक है, लहरें, इन लहरों के प्रेशर से भी हम बहुत सारे जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं। और इसके अलावा है वाटरफॉल्स, ठीक है, वाटरफॉल्स यानी झरने, उनसे भी इलेक्ट्रिसिटी यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेट कर सकते हैं। सो बच्चों आज हमने ये 3 पॉइंट डिस्कस किए, रिसोर्स एज फूड, रिसोर्स एज रॉ मटेरियल एंड रिसोर्स एज एनर्जी, ठीक है। आपको ये याद रखना है, ये अलग अलग फीचर्स है रिसोर्सेज के। इसके बाद हम देखते हैं टाइप्स, यानी हम अगर प्रकारों की बात करें तो रिसोर्सेज कितने प्रकारों में विभाजित हो सकते हैं, डिवाइड हो सकते हैं। आपकी टेक्स्ट बुक में 3 पार्ट्स में इसे डिवाइड किया गया है, ठीक है। किन किन बेसिस पे? पहला बेसिस है ओनरशिप यानी मालिकाना हक, ठीक है, यानी जिस उस रिसोर्सेज का मालिक कौन है उसके हिसाब से हम रिसोर्स को डिवाइड करेंगे। दूसरा जो दिया है री अवेलेबिलिटी, यानी वो कहाँ अवेलेबल होते हैं,
कहाँ हम उसको इस्तेमाल में ला सकते हैं, कहाँ वो उपस्थित होंगे, कहाँ से हमें वो प्राप्त होंगे, अवेलेबिलिटी। ठीक है, तो री अवेलेबिलिटी क्या हो गया कि जहाँ पे वो मिलेंगे उसके आधार पे हम रिसोर्सेज को डिवाइड करेंगे। तीसरा बताता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेंटर। डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेंटर्स मीन्स कि हमने देखा है कि जो रिसोर्सेज है वो कुछ जो जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए। जैसे कोल, पेट्रोलियम है तो ये इतनी आसानी से नहीं बनते, ये बहुत लंबे समय के बाद बनते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ कौन सा रिसोर्स हमें कहाँ मिलेगा, उसके डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर क्या हैं, उसके आधार पर डिवाइड करना। ठीक है, सो ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। रिसोर्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, री अवेलेबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बेसिस ऑफ ओनरशिप की। ठीक है, यानी मालिकाना हक। सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिविजुअल रिसोर्सेज की। ठीक है, इंडिविजुअल रिसोर्स क्या होते हैं? इट इज़ ओन्ड बाय इंडिविजुअल और फैमिली, यानी एक परिवार के पास या फिर किसी एक व्यक्ति के पास अगर कोई ज़मीन है या बिल्डिंग है तो वो रिसोर्सेज केवल उसी का है क्योंकि उसका वो मालिक है। ठीक है, तो पहला आपको डिवीजन समझ में आ गया, ओनरशिप पर इंडिविजुअल रिसोर्सेस। दूसरा हो गया नेचुरल रिसोर्सेस, ये एक कंट्री का होता है, यानी एक देश का होता है, किसी एक सिंगल का नहीं, किसी फैमिली का नहीं। जैसे हम आर्मी की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये हमारे पूरे देश की है। और दूसरा इंटरनेशनल ट्रेड, यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ये भी किसी इंडिविजुअल का नहीं, कंट्री का होगा, तो इसे हम नेचुरल रिसोर्सेस नेशनल रिसोर्सेज कहेंगे। ठीक है, फर्स्ट इज इंडिविजुअल रिसोर्सेज, सेकंड इज नेशनल रिसोर्सेज, थर्ड है ग्लोबल रिसोर्सेज। ठीक है, ग्लोबल वर्ड आ गया यानी पूरे विश्व की बात हो रही है। ऑल फिजिकल एंड नॉन फिजिकल रिसोर्सेज विच आर यूज्ड बाय ह्यूमन वेलफेयर, यानी मानव कल्याण के लिए। ठीक है, इंसानी जीवन को बेहतर बनाने के लिए वर्ल्ड में जो भी रिसोर्सेस हैं वो क्या है? ग्लोबल रिसोर्सेस। दिस रिसोर्सेस आर ऑफ कॉमन ओनरशिप ऑफ ऑल नेशन थ्रू द वर्ल्ड, यानी इस दुनिया में इन ऐसे रिसोर्सेज पर सभी का अधिकार होता है। तो हम ओनरशिप के आधार पे 3 भागों में से डिवाइड कर रहे हैं बच्चों, आपको याद रखना है। फर्स्ट इज इंडिविजुअल रिसोर्स, सेकंड इज नेशनल रिसोर्स एंड थर्ड इज ग्लोबल रिसोर्स। इंडिविजुअल किसी एक या फैमिली का होता है, नेशनल रिसोर्सेज एक कंट्री का होता है, एक देश का होता है, और तीसरा ग्लोबल रिसोर्सेज जो कि पूरे विश्व का होता है, पूरे वर्ल्ड का होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ओनरशिप के बाद जो दूसरा मेथड है क्लासीफाई करने का, ठीक है, अब हम उसके बारे में बात करते हैं। ऑल्सो वेयर एंड दिस कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, नंबर 1 रिन्यूएबल रिसोर्स एंड नंबर 2 नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। बच्चों, रिन्यूएबल जो वर्ड है, आप इस वर्ड को अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए, इसे थोड़ा तोड़ कर कि री देन न्यू देन एबल, समझ रहे हैं आप? रीन्यूएबल। अब इस वर्ड को हमें समझना कैसे? न्यू मतलब नया, एबल मतलब कैपेसिटी, यानी वो रिसोर्सेस जिसे हम दोबारा नया कर सकें, रीन्यू कर सकें, फिर से नया बना सकें, ऐसे रिसोर्सेस को रिन्यूएबल रिसोर्सेस कहा जाता है। ठीक है, नवीनीकरण संसाधन हिंदी में इसे कहते हैं। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेस क्या हुआ? द रिसोर्सेस विच कैन बी यूटिलाइज्ड अगेन एंड अगेन इज नोन एज रिन्यूएबल। तो फिर नॉन रिन्यूएबल क्या हुआ? उसका अपोजिट, यानी जिसका सिर्फ सिंगल यूज़ हो सके, यानी एक ही बार जिसको इस्तेमाल में हम ला सकें, वो रिसोर्सेस हैं नॉन रिन्यूएबल। तो बच्चों, आप सभी को ये समझ आ रहा होगा, रिन्यूएबल मीन्स अगेन एंड अगेन यूज्ड मिनरल्स रिसोर्सेस एंड नॉन रिन्यूएबल मीन्स द रिसोर्सेस विच कैन बी यूज्ड इन ओनली वन टाइम। ठीक है, and then point 1 shows you some resources are reproduced themselves as per using during for a specific time. ठीक है, and in other words these are inexhaustible. कुछ ऐसे रिसोर्स होते हैं जो अलग अलग समय पर बार बार प्रोड्यूस होते ही रहते हैं, जैसे हम सोलर इंसोलेशन की बात करें, यानी सोलर रेज जो हैं वो भली हमें मिलती ही रहेगी अबैंडेंटली। विंड है वो भी मिलती रहेगी, ये इनएग्जॉस्टिबल यानी ख़त्म नहीं होती। ठीक है, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, बायो रिजर्व्स हैं, ये सब उन कैटेगरीज में आते हैं जो रिन्यूएबल रिसोर्स हैं, यानी ये बर्ड्स भी रिप्रोड्यूस होते हैं, एनिमल रिप्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ख़त्म नहीं होती और हम इनका इस्तेमाल एक से ज़्यादा बार कर सकते हैं, इसलिए ये रिन्यूएबल रिसोर्स है। अब हम चर्चा कर रहे हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की। द रिसोर्सेज विच यूज्ड ओनली वंस, दे कैन नॉट रीयूज्ड। ठीक है, हम इसे दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये रिप्रोड्यूस नहीं होते, ये बार बार अपने आप को प्रोड्यूस नहीं करते, यानी एक ही बार में ख़त्म हो जाते हैं। इट कैन नॉट बी रिफॉर्म्ड टू इन नियर फ्यूचर, यानी भविष्य में इसका इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। ये क्या चीज़ें हैं? जैसे मिनरल्स,
कोल्स, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम। बच्चों आप सभी को पता है कि ये सारी चीज़ें बनने में हज़ारों साल लग जाते हैं। इसी वजह से हम जैसे ही इनको इस्तेमाल करते हैं ये ख़त्म हो जाते हैं, ये दुगने नहीं होते, रिप्रोड्यूस नहीं होते। इसे हम क्या कहेंगे? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। ठीक है, आपको समझ में आ गया? नॉन रिन्यूएबल, ओनली सिंगल यूज, यानी जिसे एक ही बार इस्तेमाल किया जा सके। ठीक है बच्चों, सो अब हम देखने जा रहे हैं हमारा तीसरा और आखिरी डिवीजन पार्ट, जो कि है डिस्ट्रीब्यूशन बेसिस। डिस्ट्रीब्यूशन बेसिस में सबसे पहले आ रहा है यूनिवर्सल रिसोर्स, यूजेस यूजफुल गैसेस इन द एटमॉस्फेयर, यानी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ये यूनिवर्सल रिसोर्स है, यानी इस पर सभी का अधिकार है। ठीक है, ऑक्सीजन कह लीजिए, नाइट्रोजन कह लीजिए, जो कि बहुत दोनों यूजफुल है। ठीक है, ऑक्सीजन ह्यूमन बींग्स के लिए और नाइट्रोजन प्लांट्स के लिए। ठीक है, देन जनरली अवेलेबल रिसोर्सेज, अब ये इजीली अवेलेबल होते हैं, जैसे लैंड हो गया, सॉइल हो गई, वाटर हो गया और पैस्चर लैंड होगी। ठीक है, पैस्चर लैंड मतलब जो कैटल रेयरिंग होती है, जो एनिमल्स होते हैं उनको जो खाने के लिए ज़मीनें चाहिए होती हैं, घास खाने के लिए ज़मीनें चाहिए होती है, उसे हम पैस्चर लैंड्स कहते हैं। तो ये सारी इजीली अवेलेबल है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? जनरल अवेलेबल रिसोर्सेज। तीसरा है रेयर रिसोर्सेज। रेयर वर्ड से आपको पता चल रहा है कि जो बहुत कम मिले, लिमिटेड प्लेसेस पे मिले, वो कौन से हैं? मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम, कॉपर, गोल्ड एंड यूरेनियम। ये सारी चीज़ें जो बहुत रेयर जगहों पे मिलती है, केवल कम से कम जगहों पर। इसके अलावा एक सब पॉइंट्स मैंने इसमें क्रिएट किया है, जो कि है सॉलिटरी रिसोर्सेज। सॉलिटरी रिसोर्सेज क्या है? द मिनरल अवेलेबल ओनली एट 1 और 2 प्लेसेस इन द वर्ल्ड, जो 1 या 2 जगहों पर ही मिले। ठीक है, पता नहीं आपने इस बारे में सुना है कि नहीं। इसका नाम है चारोलाइट। चारोलाइट इज़ अवेलेबल इन ओनली इन ग्रीनलैंड। ये एक ऐसा एलिमेंट है जो कि सिर्फ और सिर्फ आपको ग्रीनलैंड में ही देखने को मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो आज हमने क्या डिस्कशन किया है? आज हमने देखा कि रिसोर्सेज का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, फिर हमने देखा कि हम इसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं प्लानिंग एंड कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी हम कैसे रिसोर्सेज को अच्छे से प्लान करें ताकि हम उसे कंजर्व कर सकें। प्लानिंग मीन्स डिसाइडिंग इन एडवांस और कंजर्वेशन मीन्स उसका संरक्षण, कि हाउ टू सेव दिस रिसोर्सेज। ठीक है, ह्यूमन वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड एंड रिसोर्सेज आर लिमिटेड। बच्चों ये लाइन आपको दिमाग में बिठा लेनी है। रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड हैं, यानी सीमित है, ये ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन इंसानी जो महत्वाकांक्षा हैं, जो नीड्स हैं, वो कभी ख़त्म नहीं होगी। आपको जितना मिलेगा आप और ज़्यादा की मांग करेंगे। ठीक है, ये साइकोलॉजी है। सो ड्यूरिंग दिस लास्ट 100 ईयर्स द यूसेज ऑफ दिस रिसोर्सेज हैज़ बीन इंक्रीज्ड। ठीक है, वाई? क्योंकि हम लगातार डेवलपमेंट के पीछे भाग रहे हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेवलपमेंट इन साइंस, टेक्नोलॉजी तेज़ी से डेवलप हो रही है, और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, यानी जो पॉपुलेशन है वो पूरे सिर्फ हमारे देश की नहीं, पूरे विश्व की पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती जा रही है। तीसरा, सीवियर इम्प्लीकेशन विल हैव टू बी एक्सपीरियंस इन द फ्यूचर बट सीरियस थॉट्स इज़ नॉट गिवन इन दिस मैटर। हम सब इस चीज़ को जानते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस भी करते हैं, बट कोई भी इस बात पर इतना ध्यान नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि जनरली ये जो रिसोर्सेस हैं, अगर आज हमारी कम्युनिटी इस चीज़ पर ध्यान नहीं देगी, इन रिसोर्सेस को कंजर्व नहीं करेगी, तो क्या होगा? ये रिसोर्सेस हम तो यूज़ कर लेंगे, बट आने वाली जो जनरेशन है वो इसको देख नहीं पाएगी, इस्तेमाल में नहीं ला पाएगी। सो इट इज़ अवर मॉरल ड्यूटी टू कंजर्व दिस रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर जनरेशन, यानी भविष्य के आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें इन रिसोर्सेज को बचाना होगा। सो रिसोर्सेज शुड बी कंजर्व्ड एंड शुड बी यूज रैशनली। व्हाट इज़ रैशनली? यानी जितनी ज़रूरत है, ठीक है, उतना ही यूज़ करें। सब्सटीट्यूट्स को यूज़ करें, यानी हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज पर ज़्यादा निर्भर रहें कंपेयर टू नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, क्योंकि नॉन रिन्यूएबल तो एक ही बार में एग्जॉस्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और रिन्यूएबल है वो बार बार यूज़ हो सकता है। सो दिस वर्ड कंजर्वेशन इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज स्कार्स हैं, मतलब कम है, इसलिए हमें इन्हें कंजर्व करना पड़ेगा। सो इफ़ द रिसोर्सेज आर एक्सप्लॉयटेड ऑन करंट रेट, अगर हम लगातार रिसोर्सेज को हैपहैज़र्डली, यानी ज्यो का त्यों, जैसे कोई बिना कोई प्लानिंग के इरैशनल तरीके से, यानी जितनी ज़रूरत है उससे भी ज़्यादा अगर इसको यूज़ करेंगे, देन इट विल बी अ ड्रीम टू मेंटेन द डेवलपमेंट एंड द करंट लाइफस्टाइल, कि आने वाली जो जनरेशन है वो डेवलपमेंट मेंटेन नहीं कर पाएगी और वो उनका जो लाइफस्टाइल होगा वो बहुत ही ख़राब हो जाएगा, क्योंकि उनको भी रिसोर्सेज की ज़रूरत तो पड़ने ही वाली है। सो इट इंक्लूड्स द थिंग लाइक नंबर 1 रैशनल यूसेज। हमें क्या करना है? जितनी ज़रूरत उतना ही इस्तेमाल।
दूसरा इट कंजर्वेशन, हमें इसे संरक्षण करना है ताकि ये वेस्ट ना हो जाए, कोई नेचुरल डिज़ास्टर में ख़राब ना हो जाए। और तीसरा जो मैंने अभी आपको बताया रीयूसेज, यानी दोबारा से दोबारा जितना हो सके हम चीज़ों को यूज़ करेंगे, रिन्यूएबल चीज़ों को यूज़ करेंगे, उतना हमें फ़ायदा होगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हेन देयर इज़ अ डेंजर ऑफ एक्सिस्टेंस ऑन द लाइफ ऑफ ट्री और अ ह्यूमन बीइंग, द अरेंजमेंट इज़ मेड, इट इज़ कॉल्ड कंजर्वेशन। यानी जब किसी इंसान या फिर पेड़ पौधे या फिर किसी भी चीज़ पर कोई संकट आता है खत्म होने का, तो हम जो अरेंजमेंट्स करते हैं उसे बचाने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं, संरक्षण, यानी कंजर्वेशन। सो होप स्टूडेंट्स यू ऑल हैव अंडरस्टूड इट इन अ बेटर वे। सो लेट्स अंडरस्टैंड इट इन अ कि हाउ टू कंजर्व दम, हम इसे कैसे कंजर्व करें, ठीक है, कैसे हम इन्हें कंजर्व कर सकते हैं, आइए इसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले अंडरस्टैंड अबाउट द प्लानिंग एंड द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स इन डिटेल, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल गैदर द इंफॉर्मेशन अबाउट द अवेलेबिलिटी, पहले हमें ये देखना है कि कौन से रिसोर्स कहाँ कहाँ रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, और उसमें से हमें इन्हें 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। जैसे फर्स्ट यूटिलाइज्ड, सेकंड अनयूटिलाइज्ड, यानी वो रिसोर्सेज जो यूटिलाइज हो चुके हैं यानी ख़त्म हो चुके हैं, जिन्हें इस्तेमाल में लाया जा चुका है, और दूसरा अनयूटिलाइज्ड जो कि अभी भी रॉ मटेरियल की तरह हैं, जिन्हें हम यूज़ कर सकते हैं। तीसरा प्रोबेबल रिसोर्सेज ऑफ एनी रीजन ऑफ अ कंट्री एज अ यूनिट, यानी प्रोबेबल क्या हुआ कि जहाँ हमें रिसोर्सेज मिलने की आशंकाएँ हैं, ठीक है। सो यूटिलाइज्ड, अनयूटिलाइज्ड एंड प्रोबेबल। सेकेंड पॉइंट शोज यू द रिसोर्सेज विच आर लिमिटेड एंड नॉन रिन्यूएबल, यानी जो लिमिटेड है या फिर नॉन रिन्यूएबल है, जिन्हें हम दोबारा यूज़ नहीं ले सकते। तो ऐसे रिसोर्सेज के साथ हमें 2 चीज़ें करनी है। पहला, इट शुड बी एक्सप्लॉयटेड साइंटिफिकली, यानी हमें इसे बहुत संभल कर, ठीक है, बहुत लॉजिकली इसका इस्तेमाल करना है, नंबर 1। सेकेंड, इट शुड बी यूज्ड वेयर इन द नेसेसरी टू यूज़ देम, यानी हम कोई सब्सटीट्यूट ढूंढें। अगर हमें सपोज फॉर एन एग्जांपल कि ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनका इस्तेमाल से वो ख़त्म हो जाएंगे और उसका कोई सब्सटीट्यूट है, यानी उसकी जगह हम कुछ और यूज़ कर सकते हैं, तो हमें वो यूज़ कर लेना चाहिए कि ताकि हम इन रिसोर्सेज को बचा सकें। फॉर एग्जांपल कोल, जैसे कोल है, पहले के ज़माने में खाना बनाने में यूज़ होता था, अब LPG गैसेस आ गए हैं, तो हम गैसेस का इस्तेमाल करके इस कोल के यूज़ को अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि जो कोल है वो नॉन रिन्यूएबल है और जो LPG है वो रिन्यूएबल है, ठीक है, नेचुरल गैस है। तो हम कह सकते हैं कि ये 2 तरीक़ों से हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज या फिर लिमिटेड रिसोर्सेज को बचा सकते हैं। पॉइंट 3 शोज यू अटेम्प्ट शुड बी मेड ऑन द टू द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज एंड क्वालिटी ऑफ विच इट कैन बी इंक्रीज, हमें अटेम्प्ट्स करना चाहिए कि हम इन रिसोर्सेज को और डेवलप करें और इनकी जो क्वांटिटी है, ठीक है, क्वांटिटी यानी इनकी जो मात्रा है, जितने मात्रा में ये हमारे इंडिया में या फिर वर्ल्ड में है, इसे हम और बढ़ाएं, इंक्रीज़ करें, यानी कम करने की जगह हम इसे और कुछ ऐसी टेक्निक लगाएं जिससे ये बढ़ते जाएं ताकि और यूज़ में आए। पॉइंट 4 शोज़ कि द रिसोर्सेज विच आर चीपर मीन्स जो सस्ते हैं, विच आर ईजिली अवेलेबल शुड नॉट बी वेस्टेड, जो चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं, ठीक है, चीपर है, सस्ती हैं, उन्हें हम इजीली वेस्ट कर देते हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? बट इंस्टेंटली दे शुड यूज़ स्पैरिंगली एंड फॉर द फ्यूचर यूज़। स्पैरिंगली मीन्स इसे हम बहुत ही कॉन्शियस तरीके से यूज़ करना है। कॉन्शियस मीन्स जितना यूज़ चाहिए उसका उतना ही, और भविष्य के लिए भी हम इसको रख सकते हैं ताकि फ्यूचर में ज़रूरत पड़े तो इसे हम इस्तेमाल में ला सकें। दोज रिसोर्सेज विच आर लिमिटेड क्वान्टिटी शुड बी कंजर्व्ड, यानी जो लिमिटेड है उन्हें कंजर्व करिए, बचाइए, ठीक है। कोल, पेट्रोलियम, ये सारी चीज़ें एंड डिफरेंट ऑयल्स। फाइंडिंग द ऑल्टरनेटिव ऑप्शन, ठीक है, अभी तक हम इसी की चर्चा कर रहे हैं कि हम कोई सब्सटीट्यूट ढूंढें उन रिसोर्सेज का जो एग्जॉस्ट हो जाते हैं। सो द टेक्निकल डेवलपमेंट इज़ द फेवरेबल इज़ लॉन्ग टर्म। अब इस पर हमें क्या मदद कर सकती है हमारी टेक्निकल डेवलपमेंट, यानी हमारी जो तकनीकी विकास है, जो हमने इतनी तकनीक को विकसित कर लिया है, इसका इस्तेमाल करके भी हम इन रिसोर्सेज का ऑल्टरनेटिव यानी सब्सटीट्यूट ढूंढ सकते हैं। एंड देन पॉइंट 7 शोज यू नेसेसरी लॉज शुड बी फॉर्म्ड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, इट शुड बी इन्फोर्स्ड स्ट्रिक्टली। यानी क्या है कि जो लोग इन बातों को नहीं समझ रहे या फिर जिन्हें इन रिसोर्सेज को जो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए, ऐसे लोगों के लिए कुछ लॉज यानी नियम कानून बनाए जाने चाहिए और उन्हें लागू करना चाहिए, इन्फोर्स करना चाहिए, ताकि हम इन रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकें और इन्हें बर्बाद ना होने दिया जा सके। सो लास्ट पॉइंट शोज यू स्टूडेंट्स, सिटीजन शुड बी वेल acquainted and all facts associated with the rational usage of resources and public awareness should be cultivated। क्या हुआ इसका मतलब कि हमें ना सिर्फ इन सब चीज़ों की महत्वपूर्ण यानी इम्पोर्टेंस को समझना चाहिए, बल्कि
जनता में, पब्लिक में इसकी अवेयरनेस यानी जागरूकता फैलानी चाहिए, ताकि जो लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं, जो इसके इफ़ेक्ट्स के बारे में नहीं जानते कि रिसोर्सेज को यूज़ करके क्या इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं, उन इफ़ेक्ट्स के बारे में उन्हें सूचित किया जाए। ठीक है बच्चों, तो ये 8 पॉइंट्स आपको बताते हैं कि हाउ टू कंजर्व द रिसोर्सेज। सो स्टूडेंट्स, व्हाट वी हैव स्टडीड टुडे, today we have seen the definition of resources, like what is resources is all about, what it means to us. Secondly, we have divided into like how we are using the resources, like resources as a food, resources as a raw material we have seen, and then we have divided the resources into 3 different regions. ठीक है, और फिर फोर्थ पॉइंट जो हमने देखा कि कंजर्वेशन, जिसमें हमने इंपॉर्टेंस देखा कि कैसे कंजर्वेशन ज़रूरी है, और फिर हमने देखा कि हम उसे कैसे कंजर्व कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया है, सो यू कैन पोस्ट योर कमेंट इन द बिलो कमेंट बॉक्स। ठीक है, आप अपनी राय रख सकते हैं, वॉट एवर इट इज़। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर अटेंशन एंड योर टाइम। श्योर विल गेट बैक टू यू सून। ठीक है, टिल देन स्टे ट्यून फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। ठीक है, आई एम योर एजुकेटर गौरव आदरिंग, साइनिंग ऑफ टुडे। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। जय हिंद।